जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस, जहां आज हम लोग करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर मे 27 में इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल। दिस गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस एज वेल, जिसका प्रीलिम्स तो अभी हो चुका है। बट अगर हम अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म फेस्टिवल में क्या हुआ था, ये इसका कौन सा एडिशन है, बाकी डिटेल्स। देन इंडिया यूरोप रेजिलियंस फोरम। इंडिया और यूरोप के बीच में जो रिलेशंस है, दोज रिलेशंस आर गुड, है ना। हम अगर बेस्ट नहीं कहें बट अच्छे तो हैं, खराब नहीं है। अब इंडिया यूरोप के बीच के रिलेशंस को और इम्प्रूव करना, और उसके लिए एक नया फोरम है, एक यूनिक काइंड ऑफ फोरम, रेजिलियस फोरम। इससे रिलेटेड एमसीक्यू। देन बोध गया। बोध गया के बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में कई बार पढ़ते हैं, और न्यूज़ में भी ये रहता है अलग अलग चीज़ों के वजह से। जैसे अभी गया का नाम, बोध गया का नाम क्या किया गया है, तो बिहार स्टेट ने डिसाइड किया कि गया का नाम अब गया जी होगा, रिस्पेक्ट के साथ जी लगाया जाएगा। ऐसा हम करते हैं, जैसे गंगा रिवर को गंगा जी बुलाते हैं, अयोध्या को अयोध्या जी बुलाते हैं। तो गया का नाम अब स्टेट बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गया का नाम अब गया जी होगा। तो अब फिर से ये न्यूज में था, हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या एक क्वेश्चन बन सकता है। देन इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, और वहां पर इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो ये पार्टनरशिप काउंसिल है क्या, कब ये बनी थी, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारा पर्पस होगा। देन एक प्लेस जो न्यूज में था, गल्फ ऑफ एलट। अब ये क्या है, ये हमें वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है। सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल। आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, बड़ा अच्छा सा, गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल पे, दैट उसमें अजेरी मतलब अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बाकी और इंडिया के भी फिल्म्स ने, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। कब हुआ था ये, तो फरवरी 7 में स्टार्ट हो रहा है, 3 डे का इवेंट है। जरा यहाँ देखो, न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि ये 3 दिन का इवेंट है जो फरवरी 7 में स्टार्ट हो रहा है। और इसके लिए ओपनिंग कौन सी मूवी को चूज किया गया था, तो ईरानियन मूवी, ईरान की एक मूवी, इन द आर्म्स ऑफ द ट्री। बड़ी अच्छी फेमस मूवी है इन द आर्म्स ऑफ द ट्री, जिसके डायरेक्टर हैं बाबाक खाजी पासा। डायरेक्टर्स के नाम पूछे चाहे नहीं पूछे, पर ये पूछ सकता है कि कौन सी मूवी से स्टार्ट हुआ था, तो ईरानियन मूवी से स्टार्ट हुआ था, है ना। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन बोला है द फेस्टिवल टुक प्लेस ऑन फ्रॉम फरवरी 7 to 9, 3 दिन का इवेंट था, एंड ज्योति चित्रबन गुवाहाटी फिल्म स्टूडियो विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1961, जिसको कि 1961 में गुवाहाटी में स्टेब्लिश किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ज्योति चित्रबन, जिसका स्टेब्लिशमेंट 1961 में किया गया है। आप ज्योति चित्रबन के बारे में थोड़ा और पढ़िए, देखिए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल्स निकलते हैं कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट क्या, द ओपनिंग फिल्म ऑफ द फेस्टिवल वॉज मणिपुरी मूवी जोसेफ सन बाय हाओबाम पवन कुमार। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ओपनिंग फिल्म, अभी हमने देखा कि ओपनिंग फिल्म तो एक ईरानियन फिल्म थी, है ना, ईरानियन फिल्म थी। सो ये मणिपुरी फिल्म इज नॉट द ओपनिंग फिल्म। हालांकि इस मणिपुरी फिल्म का भी रेलेवेंस है, वो हम आगे देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, बिफोर स्प्रिंग वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड विच वॉज गिवन टू सुरत्री स्मृति चांग काकोती। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि बिफोर स्प्रिंग मूवी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईरानियन फिल्म इन द आर्म्स ऑफ द ट्री वॉज द ओपनिंग फिल्म ऑफ द फेस्टिवल। ये अभी हमने न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी देखा था, और यहां पर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 4 होगा, क्योंकि ओपनिंग फिल्म ईरानियन फिल्म है इन द आर्म्स ऑफ द ट्री। अब हम यहाँ पे ये इमेज देखो, राइट साइड में जो इमेज मैंने तुम्हारे लिए अटैच किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैंडी लगी है, और क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल। मतलब ये जो गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल है, ये इसका कौन सा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है। याद रखो, ये बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे जाने माने कलाकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, इंडिया के अलग अलग पार्ट के फिल्म इंडस्ट्रीज के दिख सकते हैं आपको। फिल्म की जो बिगनिंग है, जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग फिल्म है, वो ईरानियन फिल्म है, इसको हमने देख लिया है। जोसेफ सन फिल्म की बात करें तो जोसेफ सन फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला, कौन सी कैटेगरी में मिला, स्पेशल कॉम्पिटिटिव सेक्शन। ये जो स्पेशल कॉम्पिटिटिव सेक्शन है, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो मूवी बनी है, उनके लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया था, कि चाहे वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आसाम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, मिजोरम हो,
जिस भी पार्ट में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो एक्सक्लूसिव मूवी बनती है, उनको उनके लिए एक स्पेशल कॉम्पिटिटिव सेक्शन की कैटेगरी बनाई गई, एंड जोसेफ्सन मूवी दैट वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, ठीक है, जो कि मणिपुर के एक डायरेक्टर हाओ बाम पवन कुमार जी ने डायरेक्ट किया है। बाकी स्टेटमेंट्स के डिटेल्स हम देख चुके हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया यूरोप रेजिलियंस फोरम। द हिंदू ने एक अच्छा आर्टिकल क्या कवर किया, दैट इंडिया ईयू रेजिलियंस फोरम सीक्स टू फॉस्टर डायलॉग ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो यहाँ से हमको दो चीज़ सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन से। एक तो ये इंडिया ईयू का रेजिलियंस फोरम जो है वो, देन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। जैसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो टेररिज्म, इंडिया के लिए पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म या बांग्लादेश से भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, तो इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बट अब नॉन ट्रेडिशनल भी सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, उसको डील करने के लिए इंडिया ईयू रेजिलियंस फोरम बनाया जा रहा है। कम टू दिस, द फोरम वॉज लॉन्च टू टैकल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थ्रू एक्सपर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन। तो एकदम पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, इसी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करने के लिए किया गया है। इसका एक प्राइमरी गोल क्या है, टू इनहेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द ईयू यूरोपियन यूनियन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हम किसको बोलेंगे, तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग, दिज आर द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये भी इनके प्राइमरी गोल में शामिल है इंडिया ईयू रेजिलियंस फोरम के। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, द फोरम इज स्पीयर हेडेड और द फोरम इज लेड बाई इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड हांस साइडल फाउंडेशन इंडिया। अगेन करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, यही इंस्टीट्यूशंस इनको लीड कर रहे हैं, जिसका डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर रखे, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जहाँ तक बात है, तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हो गया, अब क्लाइमेट चेंज, ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। ये कभी कभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगी, कभी कभी ह्यूमन बॉर्न डिजीज भी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर है, इरेगुलर माइग्रेशन है, ये भी एक टाइप का नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज हो गया, फूड शॉर्टेज है, सप्लाई चेन्स मैनेजमेंट में अगर कोई इशू आता है तो वो हो गया, साथ ही साथ इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इन सबको किस तरह से बेटर डील किया जा सके। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक बून साबित हो सकता है। अभी रिसेंटली जो टेडेक्स इवेंट में जो मैंने वहाँ पर बोला, वहाँ मैंने किस बारे में बात की, एआई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने इंडिया के हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर के एग्जांपल्स दिए कि किस तरह के इंडिया के हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर को इंक्लूड करके हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन इंटेलिजेंस इंक्लूड कर सकते हैं, या ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके एआई का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब ना एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड भी सिक्योरिटी चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए इनको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बुलाया जाता है। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडी और हैंस साइडल फाउंडेशन ये मेन इंस्टीट्यूशन है, साथ में पार्टनर इंस्टीट्यूशन में चाणक्य यूनिवर्सिटी या ऐसे द सेंटर फॉर एजुकेशनल सोशल स्टडीज जैसे इंस्टीट्यूशंस भी शामिल होते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट, बोध गया के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बोध गया के बारे में, और एग्जामिनेशन में ये क्यों पूछा जा सकता है, आप यहाँ न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख सकते हो। ये देखो, द हिंदू ने एक आर्टिकल कवर किया, बिहार गवर्नमेंट रिनेम्स गया सिटी एज गया जी। दूसरा, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया, बुद्धिस्ट मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर टू कम एट बोध गया। तो न्यूज में है तो क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक क्वेश्चन जो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ प्रिपेयर किया है, क्या वो देखो, इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं बोध गया से। एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, क्या, दैट बोध गया इज वन ऑफ द 4 सेक्रेड बुद्धिस्ट साइट्स अलॉन्ग विथ लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में क्या हो रहा है, बुद्ध का बर्थ हो रहा है, यहीं पर सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म होता है। सारनाथ, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, जिसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और कुशीनगर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की डेथ होती है, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इस तरह से इन चारों सेंटर में से एक बोध गया हो गया, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिलता है, या निर्वाण मिलता है, या एनलाइटमेंट मिलता है। क्लासेस में किया है हमने। पहला स्टेटमेंट ट्रू। दूसरा क्या, मौर्यन एम्पायर अशोक, अशोका द ग्रेट, बिल्ट अ टेम्पल एट बोध गया इन द 3rd century एंड वर्शिप्ड द बोधि ट्री। यस, ये भी करेक्ट है, अशोक ने ही पहला जो टेम्पल है वो यहाँ पे अशोक ने बनवाया था। उसके बाद बाकी राजाओं का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट अशोक ने 3rd century BC के अराउंड ये टेम्पल बनवाया है, पहला वाला टेम्पल अशोक ने बनवाया था। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड बोध गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन।
अभी तो यूपीएससी ने भी कल पूछा था ना प्रीलिम्स में कि फाहियान किसके टाइम में आया, तो फाहियान आ रहा है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। अब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जब फाहियान आ रहा है तो हर्षवर्धन का रूल तो बाद में होगा, तो फिर फाहियान हर्षवर्धन के टाइम में बोध गया कैसे विजिट करेगा, ये गलत हो गया। फाहियान ने बोध गया विजिट तो किया है लेकिन हर्षवर्धन के टाइम में नहीं किया है, बहुत पहले किया जब वो आया था। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमारे आंसर 1 एंड 2 ओनली हो जाएंगे। बाकी हम बोध गया की बात करें, आप यहाँ राइट साइड में बोध गया टेम्पल देख सकते हो। बोध गया टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से, इंडिया में से ये भी एक है। कब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बना था वो ईयर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्रिक टेम्पल में से एक है। आप इसका डिजाइन देख सकते हैं और डिजाइन देखकर जरा मुझे बताओ कि ये द्रविडियन टेम्पल के डिजाइन पे बेस्ड है या फिर नागर टेम्पल के डिजाइन पे बेस्ड है। ये चीज तुम मुझे बताओ देखकर, द्रविडियन टेम्पल डिजाइन या नागर टेम्पल डिजाइन, तुम्हें डिसाइड करना है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी बुद्धिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हम देख चुके हैं। पहला टेम्पल अशोक ने बनवाया था, एकदम सही है। आगे जाके सुंग रूलर ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और फिर गुप्त रूलर्स तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही, इवन इंडिया के बाहर के रूलर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम में कौन विजिट किया था, तो हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेन सांग आता है, वो बोध गया टेम्पल विजिट करता है। फाहियान ने पहले विजिट किया था, ही विजिटेड बोध गया टेम्पल बट मच बिफोर हर्षवर्धन, राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पे। इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स विद द अरेबियन प्रिंस, और क्या को चेयर करते हैं द इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। मतलब इसमें जो 2 चेयरमैन होंगे वो होंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ये क्राउन प्रिंस। ये चीज हमने यहाँ से सीख लिया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट की बात। पहला स्टेटमेंट क्या, पहला स्टेटमेंट दैट द काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू सऊदी अरेबिया। एकदम सही बात है, 2019 में ही इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनी थी। सेकेंड, कैरिड फोकस ऑन मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस, कल्चरल कोऑपरेशन। हाँ जी, इन सब में ही कोऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। इट इज को चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। हाँ, ये अभी हमने उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी देखा कि इन लोगों ने ही को चेयर किया है। थर्ड इज करेक्ट। द काउंसिल ऑपरेट्स अंडर 2 पिलर्स, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों को ना इन दोनों फील्ड में, इन दोनों पिलर्स में एक दूसरे की नीड है एंड दैट्स वाई इन दोनों पिलर में ही ये काउंसिल वर्क करती है। इस तरह से ये चारों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, बुझे। यही यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करके पॉइंट्स के फॉर्म में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ गल्फ ऑफ एयलेट। गल्फ ऑफ एयलेट ये न्यूज में मेंशन था। यहाँ आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ एयलेट के बारे में दैट साइंटिस्ट वॉर्न क्या कर रहे हैं कि गल्फ ऑफ एयलेट में यहाँ पर जो कोरल्स मिलते हैं, जो कोरल्स हैं, याद रखना इन कोरल्स के बारे में गाइज, दे आर द वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ, इनको बुलाया जा सकता है। इनको वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ बुलाया जा सकता है गल्फ ऑफ एयलेट को। और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहने का मतलब कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है, थ्रेट फेस कर रहा है ना। हॉटस्पॉट और सॉफ्ट स्पॉट समझाया है मैंने क्लासेस में। तो साइंटिस्ट क्या वार्न कर रहे हैं कि यहाँ पर ना एक्चुअली में यहाँ पे कोरल रीफ्स का वैसे भी ग्रोथ रुका हुआ था, और ये ग्रोथ रुकने के साथ साथ अभी साइंटिस्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं फार्मास्यूटिकल एजेंट्स के, विच इज अ वार्निंग साइन कि यहाँ पे जरूर ड्रग्स के वजह से, या अब वो ड्रग्स का मतलब वो नहीं, चरस गांजा की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जो ड्रग्स बनाती हैं और फिर अपने अगर सपोज पॉल्यूटेंट को फिर डंप कर देती हैं ओशन में, तो वो भी कोरल्स के हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो है। सो पहला क्वेश्चन हम वर्ल्ड मैप से क्या बना सकते हैं दैट गल्फ ऑफ एयलेट इट इज द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ रेड सी एंड इट सेपरेटेड फ्रॉम गल्फ ऑफ सुएज बाय द सिनाई पेनिनसुला। क्या ये सही है? दूसरा भी उसी तरह से मैप से रिलेटेड, तीसरा भी कि कौन कौन से कंट्रीज इसको बाउंड्री करते हैं। सो इसको बनाने के लिए ना हम सीधे मैप ही ओपन कर लेते हैं। ये रहा मैप और ऊपर रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द रेड सी। यहाँ आपको रेड सी दिख रहा है, यहाँ मैप में देखो रेड सी, और यहाँ गल्फ ऑफ अक्वाबा आपको दिख रहा है या गल्फ ऑफ एलियट, एक ही चीज है, इसको गल्फ ऑफ एलियट भी बुला रहे हैं। तो गल्फ ऑफ अकाबा या गल्फ ऑफ एलियट जो है ये इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन हुआ। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा,
दूसरा क्या, द गल्फ इज कनेक्टेड टू द रेड सी थ्रू द बाब एल मंडाब स्ट्रेट। दिस बाब एल मंडाब स्ट्रेट, ये गल्फ रेड सी से इसी के थ्रू कनेक्टेड है, पर हम यहां देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ टिरान है, इससे कनेक्टेड है, बाब एल मंडाब स्ट्रेट से कनेक्टेड नहीं है। सेकंड इज रॉन्ग। इस वर्ल्ड मैप को आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर गल्फ ऑफ अकाबा है जो गल्फ ऑफ एलेट भी कहलाता है, रेड सी का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन हो गया, और कनेक्टेड किससे है भैया, तो कनेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ टिरान से, बाब एल मंडाब से नहीं। इट इज बॉर्डर्ड बाई 4 कंट्रीज, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ ऊपर में आप इजराइल बना दो और यहाँ जॉर्डन बना दो, जैसे यहाँ इजिप्ट आपको दिख रहा था, सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा था, ये आपने ऊपर इजराइल बना दिया और जॉर्डन बना दिया, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि हाँ ऊपर यहाँ इजराइल कहीं और ऊपर यहाँ जॉर्डन और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इन चारों से ये बॉर्डर्ड है। हो गया, हमारा आंसर बन गया। याद रखिएगा इस मैप को। ये आंसर यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, आप नोट्स बना सकते हो इससे। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर जाते हैं। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था हीट वेव से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, that heat waves are prolonged period of excessive heat weather that can cause adverse impact on human health and the environment। एकदम सही बात है, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट, इवन इकोनॉमी पर भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि हीट वेव की वजह से ऑब्वियसली ह्यूमन का हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है तो इकोनॉमी भी स्लो हो जाती है ना। हीट वेव होता क्या है, तो यूजुअली हॉट वेदर होता है जो 2 से 3 दिन के लिए या 2, 3, 4 दिन के लिए टिकता है, उससे ज़्यादा नहीं टिके तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर लोगों की लू लगने की वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है। आईएमडी डिफाइन कैसे करता है हीट वेव को, तो आईएमडी डिफाइन क्या करता है कि जब यूजुअल टेम्परेचर रेंज और जो प्रेजेंट टेम्परेचर रेंज है उसके बीच का मैक्सिमम डिफरेंस 4.5 से 6 डिग्री का हो तो हीट वेव कहलाएगा। जैसे सपोज एक रीजन है, सपोज हम पटना की बात करते हैं, आज मैं पटना में हूं तो चलो पटना का एग्जांपल लिया तुम्हारे लिए, क्या कि पटना में यूजुअल टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है, बट सपोज कि क्या टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जा रहा है, 45 डिग्री ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो देखो 4.5 से ज़्यादा का हो गया ना, सो पटना क्या फेस करेगा, पटना हीट वेव फेस करेगा। और कई बार हमने पटना में फेस किया भी है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हीट वेव इज ए नॉर्मल थिंग, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। अब अगर सपोज पटना का टेम्परेचर 45 नहीं 46 हो गया, 46.5 हो गया, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, सीवियर हीट वेव बुलाएंगे, सीवियर हीट वेव बुलाएंगे जब 6 से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो याद रखना इस चीज़ को, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अकरेंस ऑफ ला नीना इवेंट इज वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड हीट वेव्स इन इंडिया। अब ना इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, ला नीना यूजुअली एक डायरेक्ट फैक्टर नहीं होता है गाइज, तो फॉर नाउ वी कैन कंसिडर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन अगर मैंने यहां पर कैन लगा दिया, दैट अकरेंस ऑफ ला नीना इवेंट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड हीट वेव इन इंडिया, तो यस करेक्ट, 2022 में ऐसा हो चुका है। यूजुअली ला नीना जो होता है ना, ला नीना के वजह से इंडिया में बारिश काफ़ी होती है ना, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रेनफॉल इन इंडिया, दैट वी ऑल नो। और एल नीनो की वजह से इंडिया में बारिश कम होती है, ज़्यादा हम हार्श समर ऑब्जर्व करते हैं। बट कभी कभी ना अपोजिट भी हो जाता है, अपोजिट इन द सेंस कि ला नीना इवेंट के वजह से भी, जो कि 2022 में ऑब्जर्व किया गया था, और इवन जो हमारे मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं वो भी अचंभित थे कि ला नीना होने के बाद भी हीट वेव ऑब्जर्व किया गया था। सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। अभी के लिए वन कैन बी कंसिडर्ड क्योंकि प्राइमरी रीजन नहीं है, बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या था प्रैक्टिस क्वेश्चन, दूसरा था बी आर अम्बेडकर के ऊपर, कि बी आर अम्बेडकर जी ने लैंड ओनरशिप और कास्ट सिस्टम को लेकर क्या बात कही थी। तो बी आर अम्बेडकर जी ने लैंड ओनरशिप और कास्ट सिस्टम को लेकर क्या बात कही, ये स्टेटमेंट 2, दैट लैंड ओनरशिप वॉज अ मीन ऑफ सोशल स्टेटस एंड डिग्निटी। बिल्कुल पहले इंडिया में जिसके पास लैंड ओनरशिप ज़्यादा होती थी, इवन आजकल भी प्रेजेंट में थोड़ा कम हुआ है बट अभी भी है ही, उनका सोशल स्टेटस या डिग्निटी ज़्यादा होता है, जो कि यूजुअली में पहले दलित के पास या डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको बुलाते थे उनके पास नहीं था। एंड दैट्स वाई कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जो जमींदार लोग होते थे, यूजुअली अपर कास्ट लोग, वो क्या करते थे, उनके पास लैंड ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा होती थी, गाँव गाँव की ज़मीन होती थी, एंड दैट्स वाई डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग या दलित लोग दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड। हमारा आंसर क्या होगा, बी। इसलिए लैंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा यूनिफॉर्म हो तो बढ़िया है। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है ट्रिपल डीप ला नीना पे,
आप ट्रिपल डिप लालिना के बारे में पढ़िए और मुझे आंसर बताइए, कल मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एशियाटिक लाइंस पे, ये भी न्यूज़ में था। ये दोनों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको बनाइए, जहाँ जहाँ नोट्स बनाने की जरूरत है नोट्स बनाते जाइए। राइट, हम लोग कल फिर नेक्स्ट प्री सिक्योर सेशन के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।